नमस्ते दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं केल्विन साइकिल के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको लाइट रिएक्शन बताई थी। लाइट रिएक्शन के बाद क्या होती है? केल्विन साइकिल होती है। अब कुछ लोग केल्विन साइकिल को डार्क रिएक्शन भी कह देते हैं। डार्क रिएक्शन, इसको पहली चीज़ तो मैं आपको यह क्लियर करना चाहूँगा कि डार्क रिएक्शन बोलना बहुत ही गलत है। केल्विन साइकिल को या कार्बन फिक्सेशन साइकिल को हमें डार्क रिएक्शन क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है कार्बन फिक्सेशन की, ये भी लाइट के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। और दूसरा, ये जो कार्बन फिक्सेशन की साइकिल है, केल्विन साइकिल है, ये दिन के समय ही होगी। रात के समय क्या होगा? रात के समय पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वहाँ हो नहीं रही है। ऑक्सीजन लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रही थी, तो उनका जो मेटाबॉलिक पथवे होता है प्लांट्स का, वो रात के टाइम किसमें ऑक्सीजन को कंज्यूम करने में उसकी तरफ चला जाता है, जिसके कारण जो कार्बन जो फिक्स हुआ है उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होने वाला है वहाँ पर ज़्यादातर। इसलिए वहाँ पर कार्बन फिक्सेशन रात के समय नहीं हो रहा है। कार्बन फिक्सेशन जो हो रहा है वो कब हो रहा है? दिन के समय ही हो रहा है। अब ये जो कार्बन फिक्सेशन जो हो रहा है ये कहाँ होगा? क्योंकि ये भी फोटोसिंथेसिस का पार्ट है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में तो होता ही है। और वो भी ये क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होता है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले भाग में होता है। इतना मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। जैसे अगर ये क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट में जो कॉइन जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर लाइट रिएक्शन हो रही है, और लाइट रिएक्शन में जो ATP बन रहे हैं प्लस NADPH बन रहे हैं, ये दोनों कहाँ यूज़ हो रहे हैं? ये जो खाली भाग बचा इस कॉइन जैसे स्ट्रक्चर को छोड़ के, इसी को हम क्या कह रहे हैं? स्ट्रोमा। यहीं पर होने वाली है क्या? कार्बन फिक्सेशन साइकिल, जिसमें ATP और NADPH का यूज़ कर लिया जाएगा। किसके लिए? कार्बन को फिक्स करने के लिए। ये क्या करने वाले हैं? इसी ATP NADPH का यूज़ करके कार्बन फिक्सेशन साइकिल में CO2 को, कार्बन को फिक्स करके क्या बनाने वाले हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाने वाले हैं, ग्लूकोज। ये जो प्रोसेस है कार्बन फिक्सेशन की, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, और थर्ड क्या है? रीजनरेशन। अब ये जब ये स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर शुरुआत में क्या होता है? RUBP, इसको मैंने शॉर्ट में लिख लिया है, ये है राइबुलोस 1,5-बिसफॉस्फेट। ये CO2 के साथ बाइंड करता है कार्बन का। यहाँ पर क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन। इसका कार्बोक्सिलेशन हो रहा है राइबुलोस 1,5-बिसफॉस्फेट का। और ये CO2 के साथ क्या बनाएगा मिलकर के? 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा। 3-फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पर बनने वाला है। अब यहाँ पर आपको कार्बन का नंबर ध्यान रखना है, ये कौन सा जो कंपाउंड है वो कितने कार्बन वाला है। जो राइबुलोस 1,5-बिसफॉस्फेट होता है, ये 5 कार्बन वाला है। ये 5 कार्बन वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कितने? 3 मॉलिक्यूल ले लिए, इसके 3 कंपाउंड ले लिए, तो टोटल कितने हो गए? 15 कार्बन हमारे पास यहाँ टोटल हो गए। अब CO2 भी हमने कितने ले लिए? 3 ले लिए। तो यहाँ पर अब ये दोनों जो है मिलकर के क्या बना रहे हैं? 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना रहे हैं। राइबुलोस 1,5-बिसफॉस्फेट CO2 के साथ मिलकर के क्या बना रहा है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो बनता है कार्बोक्सिलेशन के बाद, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। कितने कार्बन का है? ये 3 कार्बन का। तो यहाँ से 15 कार्बन आए हैं, 3 कार्बन CO2 से आए हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। 6 कार्बन वाले 3 कार्बन वाले 6 यहाँ पर कंपाउंड बनेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो टोटल यहाँ पर 18 कार्बन है। अब यहाँ पर 6,3-फॉस्फोग्लिसरेट है, इसको फॉस्फोराइलेट किया जाता है सेकेंड यहाँ पर आगे, तो
यहाँ पर इसको फॉस्फोराइलेशन जब भी होगा तो क्या यूज़ होगा, एटीपी, क्योंकि यहाँ पर 6 कंपाउंड है 3-फॉस्फोग्लिसरेट के, तो 6 एटीपी यूज़ होंगे, वो किस में बदल जाएंगे, 6 एडीपी में बदल जाएंगे। और इससे क्या बन जाएगा, फॉस्फोराइलेशन के बाद 3-फॉस्फोग्लिसरेट से बन जाएगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ये जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है ये फिर आगे रिडक्शन में क्या बनाता है, इसका यहाँ पर रिडक्शन होता है, तो NADPH यहाँ पर यूज़ होगा, और ये NADPH क्या करेगा, इसका रिडक्शन कर देगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का, जिससे क्या बन जाएगा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो क्योंकि यहाँ 6 मॉलिक्यूल थे, अब ये भी 18 कार्बन के थे, यहाँ पर ये 18 कार्बन ही था, इससे क्या बना, 6 ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। रिडक्शन के बाद ये भी कितने कार्बन हो गए, 18, क्योंकि ये 3 कार्बन वाले हैं, ये भी 3 कार्बन वाला है, तो 6 × 3 18, ये भी 3 कार्बन वाला है, और ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ये भी 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन के बाद एक ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट यहाँ पर निकल जा रहा है, बाकी के ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट रीजनरेशन में यूज़ होंगे, किसके रीजनरेशन में, राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट के रीजनरेशन में। तो यहाँ पर क्योंकि जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, शुरुआत में जब केल्विन साइकिल होती है तो ग्लूकोज डायरेक्ट हमको नहीं मिलता, फर्स्ट में क्या मिलता है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये कितने कार्बन वाला है, ये 3 कार्बन वाला है, इसलिए हम कार्बन फिक्सेशन साइकिल को C3 साइकिल भी कहते हैं। C3 साइकिल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट कंपाउंड हमको यहाँ पर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, फर्स्ट प्रोडक्ट ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। अब यहाँ पर एक ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट निकल जाएगा, 5 यहाँ पर रीजनरेशन में यूज़ होंगे। अब ये ग्लिसरैल्डिहाइड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, तो 5 कंपाउंड है तो कितने हो गए, 15 कार्बन हो गए। अब ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट रीजनरेशन में क्या यूज़ करेगा, एटीपी यूज़ करने वाला है यहाँ पर ये, और एटीपी यूज़ करके क्या बनाने वाला है, वापस से राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट बनाएगा। तो एटीपी एडीपी में बदल जाएगा, और ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से क्या बन जाएगा, वापस राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। अब यहाँ पर मैंने ये एरो और एक्स्ट्रा इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर और भी बीच में कंपाउंड बनते हैं रीजनरेशन में। अब एक राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट के रीजनरेशन के लिए एक एटीपी यूज़ होता है। तो शुरुआत में हमने क्योंकि 3 लिए कंपाउंड राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट के, तो यहाँ पर इसके रीजनरेशन के लिए 3 एटीपी यूज़ होते हैं। तो 15 कार्बन से 15 कार्बन वाले ये कितने थे, 5 थे, ये 5 थे, कितने, 3 कार्बन वाले थे ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जिससे हमको क्या मिल जाएंगे, 3 कंपाउंड 5 कार्बन वाले। कार्बन फिक्सेशन साइकिल को हम और क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल भी कहते हैं। केल्विन साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी थी वो की थी मेल्विन केल्विन और एंडी बेंसन ने, इसलिए हम इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखनी है, वो है एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम यहाँ पर यूज़ होते हैं। शुरुआत में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एंजाइम है इस पूरी प्रोसेस का, वो है रुबिस्को। यहाँ फर्स्ट प्रोसेस में जब राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट CO2 के साथ क्या कर रहा है, बाइंड करके बना रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, तो यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम यूज़ होता है। ये रुबिस्को एंजाइम जो है, इसके पास 2 तरह की एक्टिविटी पाई जाती है, कार्बोक्सिलेशन वाली भी और ऑक्सीडेशन वाली भी। इसका क्या मतलब है, कार्बोक्सिलेशन की और ऑक्सीजनेस एक्टिविटी भी। ऑक्सीजनेस एक्टिविटी में ये इसका मतलब ये है कि रुबिस्को जो है राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन को भी बाइंड करा सकता है और CO2 को भी बाइंड करा सकता है। ये डिपेंड करता है कि किसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। रुबिस्को एंजाइम जो है
ये क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज़्यादा रुबिस्को एंजाइम ही पाया जाता है, और पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा जो एंजाइम जो पाया जा रहा है, जो प्रोटीन जो पाई जा रही है, वो क्या है? रुबिस्को ही है। ये आपको याद रखना है। अब जो सेकेंड रिडक्शन वाला स्टेप है, यहाँ पर कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं? 3-फॉस्फोग्लिसरेट से जब 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, तो यहाँ पर क्योंकि क्या हो रहा है? फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। जब भी फॉस्फोराइलेशन होता है तो जो एंजाइम यूज़ होते हैं उसमें हम काइनेज लगाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम यूज़ होता है, जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट का क्या कराता है? फॉस्फोराइलेशन कराता है और 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट में इसको बदल देता है। थर्ड प्रोसेस में यहाँ पर जब 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट से ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बन रहा है, तो यहाँ पर ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ होता है। इसका ही नाम आ गया, प्लस इसके आगे क्या लग गया? डिहाइड्रोजिनेज। ग्लिसरैल्डिहाइड इस स्टेप में जब 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट से ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनता है, तो कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इसके आगे ही आपको क्या लगा देना है? डिहाइड्रोजिनेज। अब इसकी कार्बन फिक्सेशन साइकिल की जब हम पूरी रिएक्शन लिखेंगे तो हमको क्या पता चल रहा है? यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई? शुरुआत में यहाँ 3 ATP यूज़ हुए, प्लस 6 ATP यहाँ पर यूज़ हुए, तो टोटल 9 ATP यूज़ हुए, प्लस और क्या यूज़ हुआ? 6 NADPH यूज़ हुआ। प्लस यहाँ पर 3 CO2 यूज़ हुए। इससे क्या बना? 9 ATP 9 ADP में बदल गए, प्लस 6 NADPH जो थे ये क्या बना लिए? ये बदल गए 6 NADP में। और हमको क्या मिल गया? इसके फिक्सेशन से मिल गया एक ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो इसकी रिएक्शन क्या हुई? यहाँ पर 9 ATP यूज़ हुए टोटल, और 6 NADPH यूज़ हुआ, प्लस 3 CO2 यूज़ हुए, और इसके फिक्सेशन से क्या मिला हमको? ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट मिला, एक प्रोडक्ट इसका मिला, प्लस ये ATP जो है ADP में बदल गया और NADPH से NADP बन गया। यहाँ पर क्योंकि जब 3 CO2 यूज़ हो रहा है तो एक मॉलिक्यूल बन रहा है किसका? ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का। तो जब ग्लूकोज बनेगा तो कितने ATP कितने NADP और H यूज़ होंगे? क्योंकि आपको सिंपल सी चीज़ क्या याद रखनी है, आप अगर इसको याद रखोगे तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में कितने? 6 कार्बन होते हैं, तो ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन को फिक्स करना पड़ेगा। 6 कार्बन को आप फिक्स करोगे मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका जस्ट डबल हो जाएगा। यहाँ 18 ATP हो गए, प्लस 6 NADPH की जगह कितने हो गए? 12 NADPH हो गए, 6 CO2 हो गया। अब 18 ATP है तो 18 ADP ही बनेंगे, 12 NADPH से 12 NADP बनेंगे, प्लस ग्लूकोज हमको यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब एक ग्लूकोज को फिक्स करने के लिए टोटल 18 ATP और 12 NADPH यूज़ होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।